तो चलिए आज के लाइव सेशन में हम लोग अपनी बातचीत शुरू करेंगे और मैं फिर से तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। और मैं आज ये चाहता हूं कि सेशन की शुरुआत उस कविता की पंक्ति से करूं जो कविता मैं अपने सेशन में फर्स्ट डे प्राय बोला करता हूं। आप लोगों के साथ शायद मैंने बोली भी थी और मुझे बहुत पसंद आती हैं। माना अभावों से त्रस्त सभी, अवरोधों की सर्वत्र विजय, पर राही बाना लेकर आगे बढ़ने में कैसा भय। उसका पथ समझौता क्या, चलते ही जिसको जाना है, उसका रुकने का क्या काम, बढ़ते ही जिसको जाना है। और अपने शोणित से सींचे चल, कर्मभूमि नंदन वन है, संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहाँ सिसकी भरना पागलपन है। तो प्रियांशु, ये साथी और बाकी जो जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। तो ये पंक्तियाँ जो हैं, ये पंक्तियाँ मैंने किस संदर्भ में बोली थी क्लास में? मैंने कहा था कि अपने शोणित से सींचे चल, कर्मभूमि नंदन वन है, संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहाँ सिसकी भरना पागलपन है। सिसकी भरोगे तो बेवकूफ़ समझे जाओगे। बच्चों, ये दौर जो है बहुत कॉम्पिटिटिव दौर है, एक प्रतिस्पर्धात्मक दौर है। तो आप लोगों को बहुत दृढ़ता से, मजबूती से अपने आप को अधिकतम योग्य बना करके जीना है। कल मैंने 23 से हम लोग यस अमित बाजोलिया, थैंक यू, मैंने पता कर लिया है, आपने लिख दिया है। प्रश्न नंबर 23 से हमारी चर्चाएं होनी थी। इरफान अहमद, स्वागत है आपका इरफान। तो प्रश्न नंबर 23 जो है 23, गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है। विकल्प जो दिए गए थे भूमिका से, परिकल्पना से, विचारों से और स्वयं सिद्धि से। और मैंने जो आंसर की डाली है, बहुत ज़्यादा बच्चों के उत्तर इसमें सही नहीं आए थे, करेक्ट नहीं आए थे। 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, गणित की प्रत्येक शाखा जो प्रारंभ होती है, गणित की प्रत्येक बात जो प्रारंभ होती है, वो स्वयं सिद्धि से होती है, एक्सियम्स से होती है। कुछ बच्चों ने प्रस्तावना लिखा है, कुछ बच्चों ने भूमिका लिखा है, विचारों से लिखा है, परिकल्पना से लिखा है, सारे के सारे उत्तर है। आप बच्चों, एक महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बताने वाला हूँ, स्वयं सिद्धि जो होती है, एक्सियम जो होती है, गणित में एक ये माना जाता है, गणित के जितने भी सिद्धांत हैं वो कुछ उन कथनों पर आधारित हैं जिन कथनों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कथन जिन्हें न तो सिद्ध किया जाता है, न उनकी पुष्टि की जाती है, उन्हें सिद्ध मान लिया जाता है, उन्हें ये मान लिया जाता है कि ये सही है, वो स्वयं सिद्धि कहलाते हैं, वो एक्सियम कहलाते हैं गणित में। और ध्यान रखिए, गणित का प्रत्येक अन्य दूसरा संप्रत्यय, गणित का प्रत्येक अन्य दूसरा सिद्धांत इन्हीं स्वयं सिद्धियों के आधार पर खड़ा होता है। ऐसी एक्सियम बहुत सारी है। मैं अभी अपने गुरुजी से भी चर्चा कर रहा था, सोनी सर से, महेंद्र सोनी सर जोधपुर से। तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आप ज़ीरो को किसी संख्या में मिलाते हैं तो उसके मान में कोई वृद्धि नहीं होती, ये अंडरस्टूड फैक्ट है। आप किसी भी राशि में कुछ नहीं मिलाएंगे तो उसके मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, ना कोई कमी होगी, ये अंडरस्टूड फैक्ट है, इससे जांचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एन एक्सियम। तो ऐसी गणित में बहुत सारी एक्सियम है। हम लोग एक बार जब इन्हीं इसे शब्द पे हम लोग जब चर्चा करेंगे तब हम इसमें और ज़्यादा विस्तार से जाएंगे। मुझे अभी आगे आपके प्रश्न सॉल्व कराने हैं। तो 23वां प्रश्न जो था, स्वयं सिद्धि से, आप इसको दृढ़ता से दिमाग में बिठा लीजिए। गणित की प्रत्येक शाखा स्वयं सिद्धि यानी कि एक्सियम, हिंदी में इन्हें एक और शब्द देते हैं अभिग्रहित, उससे प्रारंभ होती है। 24 था, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। तो कारण पूछा गया है गणितीय निष्कर्ष। गणपत विष्णु, स्वागत है आपका गणपत। टीम संजीव गहलोत, स्वागत है आपका। तो 24वां प्रश्न, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। विकल्प थे, क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। ब, ये सभी विचारों का आदर करते हैं। स, ये तर्क आधारित होते हैं। और द, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का जो सबसे खतरनाक जो विकल्प था वो द था, उपयुक्त सभी। और मुझे जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ। आप देखें जो बच्चों ने उत्तर दिए हैं उसमें कई सारे बच्चों ने डी, उपयुक्त सभी को टिक किया है।
ध्यान रखिए, गणित कभी भी सभी विचारों का आदर नहीं करता है। गणित कभी भी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होता है। गणित केवल और केवल उस बात पर बिलीव करता है जिसे तर्क के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, अविवादास्पद होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ये गणित की प्रकृति में मैंने लिखाया था। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो था वो स था। तर्क आधारित होते हैं। सभी विचारों का आदर अगर गणित करेगा तो तर्क की बात कहाँ है। गणित केवल और केवल तर्क पर चलता है, जिसे विच कैन बी प्रूव। क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न है, परिणाम का अनुमान किस प्राप्य उद्देश्य का सूचक है। अनुमान लगाना, आप कोई परिणाम है उसका अनुमान आप लगाते हो, ज्ञान का, अवबोध का, अनुप्रयोग का, कौशल का। मैंने जो सारणी आपके साथ बनाई थी वहाँ आप देखेंगे अनुमान लगाना अवबोध का सूचक होता है। एक बालक किसी परिणाम का अनुमान लगा लेता है किसी समस्या के समाधान में, वो पहले से ये तय कर लेता है। आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मैं अभी वापस उस एग्जाम्पल को जैसे आपसे बोलूँ कि रूट 79, तो रूट 79 की व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 79, और एक बच्चा रूट 79 को वैल्यू के तौर पे बिना उसका किसी अन्य विधि से मान निकाले अनुमान से ये बता देता है कि सर द वैल्यू इज़ 8 पॉइंट समथिंग, 8 दशमलव कुछ इसका मान होगा। उसने ये अनुमान लगा लिया है। ध्यान रखिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो वर्गमूल के संप्रत्यय पर एक समझ बना चुका है, और उसने ये तय कर लिया है कि चूँकि 79 64 और 81 के बीच में होता है। 64 का वर्गमूल 8 है, 81 का वर्गमूल 9 है, और हम बात रूट 79 की कर रहे हैं, तो दैट शुड बी बिटवीन 8 and 9 एंड द वैल्यू इज 8 पॉइंट समथिंग। चलिए, ये बिल्कुल परिणाम का अनुमान अवबोध में है। प्रश्न नंबर 26 है, प्राप्य उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक नहीं होते। ध्यान रखो, ये कथन बिल्कुल असत्य है। प्राप्य उद्देश्य यानी कि पिछले बार पर ये ऐसा एक प्रश्न आया था, बच्चों ने पूछा था सर प्राप्य उद्देश्य क्या विशिष्ट उद्देश्य हैं। बिल्कुल विशिष्ट उद्देश्य प्राप्य उद्देश्य होते हैं। मैंने वैकल्पिक नाम लिखाई भी थी, और जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य जिन्हें कहते हैं, तो प्राप्य उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ये इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। दूसरा था, इनका सुनिश्चित व्यवहार परिवर्तन से संबंध नहीं होता। होता है, सुनिश्चित व्यवहार परिवर्तन से संबंध होता है प्राप्य उद्देश्य का, विशिष्ट उद्देश्यों का। तीसरा था, ये शैक्षिक उद्देश्यों का एक अंग होते हैं। बिल्कुल ये बात ठीक थी। और इनकी प्रकृति सैद्धांतिक एवं दार्शनिक होती है। नहीं, ये भी गलत है। सैद्धांतिक और दार्शनिक सामान्य उद्देश्यों की होती है। विशिष्ट उद्देश्यों की यानी कि प्राप्य उद्देश्यों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। तो ये जो 4 विकल्प थे, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कथन स सत्य है। शैक्षिक उद्देश्यों का एक अंग होती है। कई सारे विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। कुमार सौरभ, वीरेंद्र सिंह, दिनेश गुर्जर, आप लोग जो जुड़ रहे हैं, पुरुषोत्तम मीणा, स्वागत है आप सभी का, जितने भी साथी मेरे साथ हैं। प्रश्न नंबर 27, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ये कथन है। और ये परिभाषा थी सीधी सीधी, आपको याद है मैंने ये परिभाषा लिखाई थी आपको। पिछली बार मैंने बच्चों को बोला था, जिन बच्चों ने ये कहा था कि सर आपने 4 या 5 कथन लिखाई, मैंने उनको बोला था कि आप मेरे बाद वाली वीडियो देखें, जनवरी फरवरी के वीडियो आप देखिए। मैंने 10-10 12-12 कथन लिखाए हैं, और 10-12 कथन पर्याप्त होते हैं। वहाँ ये परिभाषा मैंने लिखाई है, ये प्रोफेसर यंग का स्टेटमेंट है, प्रोफेसर यंग की डेफिनेशन है। द इसका आंसर करेक्ट होगा। और प्रश्न नंबर 28 है, निगमन विधि निम्न में से किसका मार्ग है। निगमन आगमन की बिल्कुल विपरीत विधि होती है। आगमन में जहाँ आप स्थूल तथ्यों के साथ आप किसी एक सामान्य नियम की ओर, एक संक्षिप्त नियम की ओर अग्रसर होते हो, वहीं निगमन में इसके ठीक विपरीत कार्य होता है। निगमन विधि में आपको एक सूत्र बता दिया जाता है, आपको एक सिद्धांत बता दिया जाता है, और आप उसको जस्ट फॉलो करके समस्याओं के समाधान आप निकालते हो। तो निगमन विधि इसमें से किसका मार्ग है। शोध का बिल्कुल नहीं है। शोध का मार्ग, खोज का मार्ग, ये आगमन के गुण है। अनुकरण का मार्ग है। बेस्ट विकल्प जो होगा, बेस्ट ऑप्शन, दैट इज बी, अनुकरण का मार्ग है। प्रश्न नंबर 29, मनोगत्यात्मक पक्ष का एक उद्देश्य है। मनोगत्यात्मक साइकोमोटर,
क्रियात्मक पक्ष जिसकी हमने बात की थी, शाहरुख पठान जुड़ गए हैं, अमित बिंदल जुड़ गए हैं, भानु शर्मा, स्वागत है आप सभी का। मेरे इस लाइव सेशन में मैं आपके साथ गणित शिक्षण विधियों पे बात कर रहा हूँ और शिक्षण विधियों पे बात कर रहा हूँ। बेसिकली गणित के संदर्भ में कुछ प्रश्न होंगे, बाकी प्रश्न जो हैं वो अगर एसएस साइड के बच्चे भी अगर मेरे से जुड़े हैं, आप समझ लीजिए मेरे आधी से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के भी फायदे के हैं। जो फर्स्ट लेवल के हैं, सेकंड लेवल रीड साइंस मैथ्स ग्रुप के हैं या एसएस ग्रुप के हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, एसएस में, सभी पर्यावरण में, सब में ये कई सारे प्रश्न बिल्कुल कॉमन होते हैं। मनोगत्यात्मक पक्ष का एक उद्देश्य है, विकल्प थे अनुमूल्यन, चरित्र निर्माण, विश्लेषण, परिशुद्धता, बिल्कुल नहीं। साइकोमोटर क्रियात्मक पक्ष के जो उद्देश्य मैंने लिखा है, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य आपको याद होगा। पहला उद्दीपन या अनुकरण था, दूसरा कार्य करना, तीसरा परिशुद्धता, चौथा था संयोजन, समन्वय और पांचवा था स्वाभाविकरण। तो इसमें मनोगत्यात्मक पक्ष का जो उद्देश्य है वो परिशुद्धता है। पहला जो है अनुमूल्यन और दूसरा चरित्र निर्माण, ये भावात्मक पक्ष के हैं। सी में जो विश्लेषण है ये ज्ञानात्मक पक्ष का है। डी मनोगत्यात्मक पक्ष क्रियात्मक पक्ष का एक उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस विधि में शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति श्रेष्ठतम रूप में संभव है? तो सरल था प्रश्न लेकिन इम्पोर्टेंट था। ये मैंने अपने कक्षा शिक्षण के दौरान मैंने आपको लिखाया था। कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्येक उस विधि में होती है जहां आप किसी कार्य को करते हैं, विच इज़ लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है, इन चारों विधियों की हम बात करें, प्रदर्शन, विश्लेषण, प्रयोगशाला और उपयुक्त सभी। कुछ बच्चों ने उपयुक्त सभी को टिक किया, मैं आश्चर्य कर रहा था, उपयुक्त सभी कैसे कर सकते हैं आप? विश्लेषण विधि में आप कोई क्रियात्मक कार्य नहीं करते हैं, इसका संबंध कौशलात्मक उद्देश्यों से नहीं होता है। विश्लेषण का सैद्धांतिक विधि है। तो प्रयोगशाला विधि जो है इसमें कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 31 मापन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? मापन, मूल्यांकन, आकलन, इन तीनों शब्दों पे मैंने शायद जितना विस्तार से बात करने की कोशिश की और आपके साथ एक समझ बनाने की कोशिश की। परिशुद्धता, यस, कंट्रोल, यश कुमार आचार्य। जब आप अपनी त्रुटियों को मिनिमाइज करते हैं, जब आप अपनी एरर्स को मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज होता है लगातार अभ्यास से, और उसमें कौशलात्मक पक्ष निहित होता है। बिल्कुल यश आचार्य, आपका बिल्कुल जो दिया है आपने तो बिल्कुल सही है। तो मापन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यह केवल मात्रात्मक परीक्षण है, बिल्कुल सही है। मापन केवल मात्रात्मक परीक्षण होता है, केवल क्वांटिटी बेस्ड होता है, क्वालिटी बेस्ड नहीं होता है। दूसरा, मापन के निष्कर्षों को संख्याओं, प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मापन जो होता है इकाइयों के माध्यम से व्यक्त किए जाने वाले संप्रत्यय है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है। और कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसका मतलब 3 सत्य है। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। स है, यह मूल्यों का निर्धारण करता है, और द है, यह केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करता है। द बिल्कुल सही है, ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करता है। अ, ब और द, ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। हमसे असत्य पूछा है तो स विकल्प जो है कि यह मूल्यों का निर्धारण करता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। मूल्यों का निर्धारण मापन नहीं करता है, मूल्यों का निर्धारण मूल्यांकन करता है। गुड आफ्टरनून जितेंद्र ईश्वर, प्रमेंद्र बेधोलिया। प्रमेंद्र जी स्वागत है आपका। पत्रकार जी, हमारे बाड़ी के, हमारे पुराने मेरे स्पष्ट बहुत अच्छे मेरे मित्र थे। मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ प्रमेंद्र जी, पत्रकार हैं, बहुत मुखर पत्रकार हैं। भानु शर्मा, मैं अभी आपके कमेंट पे कुछ आप जो पूछ रहे हैं उस पर मैं अभी, सर जी आकलन, मापन, मूल्यांकन का सही क्रम क्या? इनकी क्रम नहीं होते हैं की बात है। आकलन, मापन, मूल्यांकन के क्रम, मापन मूल्यांकन का एक अंग है, समझ लीजिए आप। दीज आर प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस हैं इसको एक ऐसा नहीं होता कि पहले आकलन करेंगे फिर मापन करेंगे, फिर आपका जो उद्देश्य है वो ये निर्धारित करेगा कि आप मापन कर रहे हो, आपको परीक्षण किस चीज़ का करना है। क्या आकलन सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, इनकी क्रम नहीं होते हैं। भानु शर्मा, मैं आपके जो कमेंट हैं उस पर, सर आकलन और
एवोल्यूशन में क्या अंतर है? मैंने कहा था आकलन जो होता है, आप समझ लीजिए, आकलन भी, असेसमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एवेल्युएशन। आकलन भी एक प्रकार का मूल्यांकन है, प्रक्रिया की बात है। जब आप प्रक्रिया के दौरान लगातार इस उद्देश्य से आप बच्चों की जांच करते रहते हैं कि उनके अंदर अधिगम अवरोधक क्या है, वो कहाँ त्रुटि करता है, त्रुटि के कारण क्या है, उन त्रुटियों के सुधार के लिए कौन से उपाय किए जाए, जब आप ये सारे उद्देश्यों को निहित करके लगातार बच्चों के साथ काम करते हैं, वो आकलन प्रक्रिया होती है। लेकिन अंत में जब आप कई सारे आकलनों के पश्चात जब अंत में आप बच्चों को उनके अधिगम का, उनके सीखने का आकलन करके आप उन्हें उपलब्धि देते हो, ये मूल्यांकन होता है उनका। मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है, आकलन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, योगात्मक नहीं है। तो मैं आगे का प्रश्न पूरा कर लूँ एक बार। जब किसी मूल्यांकन के प्रश्न समय सीमा, संसाधनों की उपलब्धता एवं परिस्थितियों के अनुकूल हो, एक मूल्यांकन है जो समय सीमा के अनुकूल है, संसाधनों के अनुकूल है, परिस्थितियों के अनुकूल है। ऐसा मूल्यांकन निम्न में से कैसा होगा? व्यापक होगा, विश्वसनीय होगा, व्यवहारिक होगा, वैध होगा। आपको याद होगा मैंने उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की जो विशेषताएं लिखाई थी, मैंने आपको कहा था एक पेज का मैटर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उस एक पेज के मैटर में से 100% सवाल रीट में इस बार भी आएगा, पिछली रीट में 2 सवाल आएंगे। और वो एक पेज का मैटर कौन सा था? जहां हमने उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषताएं लिखी थी, जहां हमने लिखा था कि मूल्यांकन की विश्वसनीयता, विभेदकारिता, वैधता, व्यापकता, इनके अभिप्राय क्या हैं, व्यवहारिकता के क्या अभिप्राय हैं। तो मैंने व्यवहारिकता में आपको लिखाया था कि जब कोई मूल्यांकन जो होता है, वो मूल्यांकन अगर समय, परिस्थिति, संसाधनों के अनुकूल है तो वो मूल्यांकन व्यवहारिक होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर स बिल्कुल सही है, व्यवहारिक है। प्रश्न नंबर 33, शायद ये भी प्रश्न मैंने डाल दिए थे, 33 से लेकर के 37 तक। यस, 33। प्रश्न नंबर 33, एक समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टि बाधित बालकों की आवश्यकता कैसे पूरी करेंगे? समावेशी विद्यालय वो होता है जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बालक सामान्य बालकों के साथ पढ़ते हैं, समावेशी विद्यालय उसको कहा जाता है। आपके कुछ कमेंट जो हैं उनके प्रश्न मैं अभी आपको दूंगा। कई सारे साथी जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का, आप लोग बने रहें। और जो नहीं जुड़ पाए हैं अभी फेसबुक लाइव के साथ, वो बाद में इस वीडियो को देख करके इन प्रश्नों की व्याख्याएं सुन सकते हैं। अपने परिमार्जन कीजिए, अपने शिक्षण का परिमार्जन कीजिए, अपने अधिगम का परिमार्जन कीजिए, अपनी योग्यताओं का। और मैं आपको बता दूं, ये आज किए गए छोटे छोटे काम आपके आने वाले समय में, आने वाले टाइम में, जब आपको परीक्षा देने के लिए तैयार होगी, जब आपका रीट आपके सामने होगा, सेकंड ग्रेड आपके सामने, फर्स्ट ग्रेड आपके सामने होगा, ये मेरी आज की कई सारी बातें, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके वहाँ काम आ रहे होंगे। अच्छे से व्याख्याओं को समझ लीजिए। मुझे उत्तर बताना होता 5 मिनट में लाइव सेशन कंप्लीट करके मैं जा सकता था, उत्तर नहीं बताने हैं, मुझे एक समझ विकसित करनी है आपकी। तो प्रश्न नंबर 33 था, समावेशी विद्यालय में अपनी कक्षा के दृष्टिहीन बालकों की आवश्यकता कैसे पूरी करेंगे? अभ्यास का अतिरिक्त समय देकर? बिल्कुल नहीं, अभ्यास के अतिरिक्त समय की बात नहीं है, इससे भी ज़्यादा और अच्छे विकल्प हैं। उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालकों के साथ बिठाकर, ये बिल्कुल उचित विकल्प नहीं है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर और उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर? नहीं, सबसे बेस्ट जो विकल्प है वो सा है। आप शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों का और साधनों का आप प्रयोग करेंगे, ये दृष्टिबाधित बालकों के साथ आप उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए काम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्न में से कौन सा ही कथन सत्य है? मुझे याद था, शायद ये प्रश्न मैंने आपको कक्षा में कराया भी था, सी-टेट का प्रश्न था। इसमें बहुत सारे प्रश्न सी-टेट के वैसे मैं निकाल चुका हूँ ऊपर भी। संख्यांक और संख्या के समझ, संख्यांक कथन 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। बिल्कुल सही कथन। ध्यान रखिए, संख्या जो होती है, मैं ये समझता हूँ कि मैं 5 आम तोड़ करके लाया हूँ और वो 5 आम मुझे पूछेंगे कि वो 5 कितने हैं, मैं बता दूंगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। लेकिन इस 5 को व्यक्त कैसे करना है, इस 5 को मैं लिख करके कैसे व्यक्त करूं? तो उसके लिए जो अंक प्रयोग किया गया 5 का, वो संख्यांक है।
तो संख्या और संख्यांक में थोड़ा सा जो बारीक अंतर है, संख्या ध्यान रखिए, संख्या अमूर्त संप्रत्यय है और संख्यांक मूर्त संप्रत्यय है, उसका मूर्त अभिव्यक्तिकरण है। तो संख्यांक एक प्रतीक है जिससे संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, बिल्कुल ये कथन सही है। बी, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, गलत। एक संख्या जो होती है वो एक ही किसी निश्चित संख्यांकों द्वारा ही प्रदर्शित की जा सकती है। तो देखें विकल्प क्या है, ए बी दोनों शुद्ध है, ये विकल्प गलत है। ए बी दोनों अशुद्ध है, ये भी विकल्प गलत है। ए शुद्ध है, बी अशुद्ध है, बिल्कुल ये सा विकल्प बिल्कुल ठीक है। ए एक जो पहला कथन जो है ए शुद्ध है बी अशुद्ध है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। आपका कथन जो ए था कि संख्यांक एक प्रतीक होती हैं जिन्हें संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 35, एक टोकरी में 15 संतरे, एक टोकरी में 15 संतरे और दूसरी में 17 संतरे हैं, कुल मिलाकर कितने संतरे हैं? ये प्रश्न नहीं है, ये इसका उत्तर नहीं पूछा है, ये एक प्रश्न है, ये कथन है, दिस इज अ स्टेटमेंट। दूसरा है बी, 9,950 रुपये की कीमत वाले एक मोबाइल की कीमत में बजट के कारण 375 रुपये की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? देखिए दो प्रश्न है, एक योग का प्रश्न, दोनों योग के प्रश्न है। एक योग का प्रश्न है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी में 17 संतरे हैं, दोनों में मिलाकर के कितने संतरे हैं। और एक प्रश्न है कि एक मोबाइल की कीमत इतनी है, उसमें इतनी वृद्धि हो जाती है, तो नई कीमत क्या होगी? आप देखिए योग की जो संरचना जो होती है, योग की संरचना में हम प्रमुख तौर पर दो प्रकार की संरचनाएं पढ़ते हैं, एक योग की समुच्चय संरचना और एक योग की संवर्धन संरचना। समुच्चय संरचना में आप अलग अलग राशियों को मिलाकर के उनका योग निकालते हैं, ये समुच्चय संरचना होती है। और संवर्धन संरचना होती है किसी राशि के जो उसका मूल जो उसका मान है उसमें अगर कोई वृद्धि है तो वो संवर्धन संरचना कहलाती है। तो जो पहला कथन था कि 15 संतरे और 17 संतरे हैं, कुल कितने संतरे? तो 15 संतरे हैं, 17 संतरे हैं, ये मिलाकर के कितने? ये समुच्चय है, ये समुच्चय संरचना है। और दूसरा था मोबाइल का मूल्य इतना है, इतनी वृद्धि होगी तो कितना होगा, ये संवर्धन संरचना है। तो सही विकल्प होगा सा विकल्प है, ए योग की समुच्चय संरचना है और बी योग की संवर्धन संरचना है। और क्वेश्चन नंबर 36 से है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? अ, तर्क शक्ति का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना, इस पे तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ये विशेष होता है बालक के अंदर गणित प्राथमिक स्तर पर। तो निश्चित तौर पर ब और सा विकल्प बिल्कुल सही है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और प्रश्न बोला है किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, तो हम एक बार विचार करते हैं अ और द। तो अ है तर्क कौशल का विकास हो, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, और द है गणितीय समस्याओं की उत्तर देने में सटीकता हो, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। और ध्यान रखें इन दोनों विकल्पों में जो सटीक विकल्प है वो ए है, तर्क कौशल पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में बालक के अंदर तर्क चिंतन का जो विकास होता है वो उच्च प्राथमिक स्तर के पास उच्च प्राथमिक स्तर पर जाकर के होता है। बालक समस्याओं की उत्तर जो है वो सटीकता से दे, इसका प्रयास आप प्राथमिक स्तर पे करते हो, लेकिन तर्क कौशल के विकास का काम जो होता है वो उच्च प्राथमिक स्तर पे जाके होता है। मैंने आपको कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात को कहा था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के साथ सूचनात्मक काम बहुत ज़्यादा किया जाता है, उनके ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। अमित बाचोलिया 34 नंबर प्रश्न वापस बताएं। मैं 34 नंबर प्रश्न एक बार वापस बताता हूँ। पहले इस पे समान, इसका मैं 36 का फाइनली, तो 36 का फाइनली आंसर इज ए, तर्क कौशल का विकास, इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। 34वां प्रश्न में आ जाता हूँ। 34वां, अच्छा, संख्यांक और संख्या के विषय में दो कथन है। संख्यांक एक प्रतीक होता है जिसे हम संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए काम में लेते हैं, एक कथन है। दूसरा कथन है कि एक संख्या को कई सारे संख्यांकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।
और प्रश्न ये पूछा कि इन दोनों कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, कौन सी कथन सही है, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, कोई से एक सही है। तो ध्यान रखिए इसमें एक कथन जो है, पहला कथन जो है वो सही है। एक संख्या को संख्यांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है और एक संख्या को व्यक्त करने के लिए जो निर्धारित संख्यांक हैं उसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्यांक नहीं होते हैं, ये आप समझ लीजिए। मैं एक पद्धति की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बच्चे ने क्लास में शायद पूछा भी था कि सर हम रोमन विधि से अलग कर लें, हम हिंदू अरेबिक जो अंक होते हैं उनमें अलग कर लें। नहीं, आप सुनिए, जब आप एक पद्धति, जब आप रोमन के अंदर हैं तो रोमन के अंदर देखिए 5 को आप व्यक्त कैसे करेंगे। संख्यांकों को व्यक्त करने के उनके निर्धारित अंक हैं। और लास्ट प्रश्न है आपका 37। गांधी जी ने अपने बेसिक शिक्षा मॉडल में निम्न में से किस उपागम के प्रयोग पर सर्वाधिक बल दिया था। ये बहुत इजी प्रश्न था लेकिन महत्वपूर्ण था। मैंने चर्चा की थी कक्षा में। जो प्रायोजना जो विधि थी, ड्यूवी क्लेपेट्रिक का जो उपागम है उसमें सर्वाधिक बल दिया। ये गांधी जी की बेसिक शिक्षा मॉडल का क्वेश्चन नंबर 37 तक जो मैंने आपको दिए हैं उस तक के प्रश्नों की व्याख्या हमारी अभी ये कंप्लीट है। मैं आप बच्चों के कुछ जो कमेंट आए हैं उनके मैं जवाब देना चाहूँगा। ये जो प्रश्नों की व्याख्याएं हैं, इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन उत्तरों को अपने दिल में बिठा लीजिए। अनडाउटेडली, बिना किसी शक के आप बिल्कुल इन उत्तरों को बिठा लीजिए। और यदि किसी बालक को कहीं शंकाएं हैं, मुझे निसंकोच उन पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने जहाँ जहाँ जिज्ञासाएँ मुझे डाली थी, मैं उनके समाधान का प्रयास करता हूँ। हाँ, कुछ एक आध कल की बात मैं लेकर के बैठा था। कल की एक बात तो हाँ, एक तो मैंने ये कहा था कि क्या ये शिक्षण विधियों का इतना ही मैटर पर्याप्त है। एक ये बच्चे ने मैसेज डाला था, नहीं, कभी कोई मैटर पर्याप्त नहीं होता है, वो मेरा हो या किसी अन्य मेरे शिक्षक साथी का। आप अपने अध्ययन को विशाल कीजिए जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। सर, संवर्धन और समुच्चय को एक बार, संवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि से। और ओम प्रकाश समझ लीजिए आप, संवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि से और समुच्चय का अर्थ होता है जब आप 2 और मोर देन 2 अलग अलग अमाउंट को आप एक साथ जोड़ करके फिर कोई एक मान निकालते हो, तो वो 2 पृथक पृथक अलग अलग मान हैं। और एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक ही वस्तु के मान में कोई वृद्धि हो रही है। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, अगले साल 2,000 की वृद्धि होगी, ये संवर्धन संरचना है। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, दूसरे शहर की जनसंख्या 20,000 है, दोनों मिलाकर के कितनी हुई? समुच्चय संरचना है। चलिए, गणपत विष्णु आशीर्वाद सदा, गणपत कितना आशीर्वाद चाहिए, गुरु जी का आशीर्वाद सदा रहता है। दिनेश शर्मा, सर जी मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दिनेश, आपका क्वेश्चन क्या है एक बार मुझे डालें। मैं आपका क्वेश्चन है तो निकल गया है। आपका भी अभिनंदन, शुभकामनाएं गणपत। कक्षा के कुछ ही बालक तो होते हैं जो, वैसे तो मेरे लिए सभी बालक मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। कुछ बालक ऐसे ज़रूर होते हैं जो कहीं दिलों में। हाँ दिनेश, आपका प्रश्न आ गया है। सर, पुस्तक गणित पढ़ने की अवस्था में प्राप्त कर लेता है, शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य दोनों। देखिए आप समझ लीजिए, गणित पढ़ने की अवस्था में बालक सिर्फ विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करता है। आप विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य के स्ट्रक्चर को एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइए। विशिष्ट उद्देश्य ऐसे उद्देश्य होते हैं जिन्हें आप संक्षिप्त अवधि में प्राप्त कर लेते हैं, एक कालांश में आप प्राप्त कर लेते हैं। और एक कालांश में प्राप्त करने का अभिप्राय होता है कि आप उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को या कोई दूसरे विषय का है, आप उस कॉन्सेप्ट को आप समझ बना लेते हो, आप उससे सीख जाते हो। और ऐसे कई सारे, आज आपने एक विशिष्ट उद्देश्य आज प्राप्त किया, आपने कल प्राप्त किया, आपने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और ऐसे कई सारे विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करते करते जब आप पाठ्यपुस्तक जब आप पढ़ते हो तो पाठ्यपुस्तक आपके विशिष्ट उद्देश्यों से आपको सामान्य उद्देश्यों की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। तो मैं समझ रहा हूँ उसमें पुस्तक पढ़ने के दौरान कौन सा उद्देश्य प्राप्त कर लेता है, तो बालक के अंदर तात्कालिक तौर पे विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप चेक कर लीजिए और यदि कोई संशय हो तो आप मुझे मैसेंजर पे आकर के व्यक्तिगत चर्चा कर सकते हैं।
कबीर खान इस वचन, कबीर खान स्वागत है आपका। दिलखुश राम जी स्वागत है आपका। अवधेश कुमार यादव, अवधेश जी नमस्कार। अवधेश जी हमारे पुराने साथी हैं, सौभाग्य से मेरे स्टूडेंट भी हैं। शाकिब खान, आप सभी का स्वागत है। तो आप जितने साथी आज मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ ऐसा संवाद बना रहे, चलता रहे। और जिन जिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ हम लोग जुड़ते हैं, मैं अभी मेरे पास 15 प्रश्न बिल्कुल टाइप किए हुए रखे हैं। हाँ, मैं एक दो महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूँ। अभी इस लाइव सेशन की जस्ट आफ्टर मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करने वाला हूँ, जो राज्य सरकार ने कल ही जारी किया है इस लॉकडाउन में। और उस लिंक से आप किसी भी कक्षा, जो अभी नया पाठ्यक्रम जो राजस्थान शिक्षा विभाग लागू कर रहा है, एनसीईआरटी वाला, तो आप किसी भी कक्षा की किसी भी विषय की पुस्तक को आप डाउनलोड कर सकते हो। वो लिंक मैं अभी अपने फेसबुक पे शेयर कर रहा हूँ। मैं सुबह सोच रहा था शेयर करने के लिए, फिर मैंने कहा कि चलिए आपसे संवाद कर लूँ, उसके बाद डालेंगे। तो आप समझ लीजिए कई सारे बच्चे जो मुझे कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी की किताबें हमको कहाँ से मिले, कैसे मिले। आप इन्हें पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, मार्केट में आ जाएंगी। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आप वहाँ से खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। एक तो वो लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो लिंक से आप जो मैंने पिछली बार एक लिंक शेयर किया था, बच्चों ने कहा था कि सर वहाँ से एक स्टेप पे आकर के फिर वो आगे प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। अभी जो लिंक है वो बिल्कुल आप आराम से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और दूसरा, अभी सेशन के समाप्त होने के जस्ट आफ्टर मैं 15 प्रश्नों का सीधा एक शायद 13-14-15 प्रश्न ऐसे ही हैं, अभी सीधा एक सेट में अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और फिर शाम को मुझे समय मिला, मैं टाइप कर पाया, तो फिर कुछ और प्रश्न मैं आपको दूंगा और उस सभी प्रश्नों पे हम लोग लाइव करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि परसों हम लोग एक बार लाइव करते हैं। रेखा चौहान, सर निबंधात्मक क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में रटने की प्रकृति किससे पाई जाती है? ये क्लास में बहुत डिस्कशन हुआ था, ध्यान रखें। और ये पाठ्य पुस्तकों में, गाइडों में बहुत अलग अलग प्रकार से दे रखा है। रेखा, मैंने कहा था जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मैं गुण दोष लिखा रहा था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और मैंने आपको कहा था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अनुमान से उत्तर देने की संभावना रहती है। निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो ज्ञान की गहनता का मापन करते हैं, गूढ़ता गहनता का मापन करते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्नों में बेसिकली आप रट के नहीं दे सकते। अब बच्चों ने तर्क दिया था कि सर ऐसे तो कई सारे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, एप्लीकेशन रटी जाती है, ये रटे जाते हैं। ठीक बात है, वो आप एक उसके विकृत स्वरूप को आधार बना रहे हो, और छोटे छोटे प्रश्नों को रटना आपके लिए ज़्यादा संभव होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रटने की प्रकृति पर बल देते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में गूढ़ता गहनता को फोकस किया जाता है, आप समझ लीजिए। यस सर, आई एम शिक्षण विधि पर डिस्कस करेंगे क्या आज? अभी नहीं, अभी तो फिर वो तो फिर एक सेशन ऐसा लेंगे यश, जिसमें हम लोग फिर प्रश्नों का पूरा एक सेशन जो है पूरा 1.5-2 घंटे चले। मुझे वो बहुत ज़्यादा लंबे सेशन मुझे पसंद नहीं आते हैं। अंडर 1 घंटे के अंदर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाए, तो प्रश्नों की व्याख्या 1-2 दिन में कोशिश कर लेंगे। ऐसा एक सेशन रखेंगे जब प्रश्नों की व्याख्या ना करें, केवल हम लोग पढ़ लें, मैं केवल पढ़ा दूँ। ऐसा आप लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेज करके या कमेंट करके फेसबुक पे अपने बताइए, ऐसा एक सेशन प्लान कर लेंगे। और जहाँ 15-20 प्रश्नों पे एक साथ व्याख्या की जाती है, तो वो और सामान्य चर्चा भी होती है, तो कुल मिलाकर के 1 घंटे का सेशन कंप्लीट सा हो जाता है। तो अभी पूरा एक टॉपिक पढ़ाऊँ तो ऐसा संभव नहीं है। पूरा एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो फिर प्रश्नों के समाधान को, व्याख्या को अगले दिन के लिए हम लोग पोस्टपोन करेंगे। पूनम सियाज, नमस्कार सर जी। नमस्कार आपका। गोविंद सिंह फौजदार, टीम भरतपुर आ गई है। टीम भरतपुर बहुत एक्टिव टीम है। गोविंद सिंह फौजदार, स्वागत है आप सभी। तो चलिए आज के लाइव सेशन में मैं चाहूँगा कि आप लोग आज जो चर्चाएं हुई हैं इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कल जो फीडबैक लिया था, फीडबैक मुझे मेरी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं था, फीडबैक सिर्फ इसलिए था कि हम लोग क्या सही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, उचित तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम होना चाहिए। तो यदि आपका ये मत है, अगर आपको ये सोचना है कि आपके अंदर एक स्किल डेवलप हुआ है, आपकी सोच डेवलप हुई है, आपका दृष्टिकोण बना है, आपके अंदर आत्मविश्वास आया है कि आप लोग शिक्षण विधियों के, मैंने क्लास के वेरी फर्स्ट डे मैंने इस बात को कहा था कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपके शिक्षण विधियों के प्रश्नों को तो कम से कम कम्प्लीटली हल करा के उसके नंबर पूरे दिला करके रहूँगा।
और अभी समझ लीजिए अभी इस प्रक्रिया में हैं हम, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि हम उस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर मेरा पढ़ाना सार्थक है, मेरा पढ़ाना उद्देश्यपूर्ण है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ऐसे ही लाइव सेशन से जुड़े रहिए। मैं शायद संभवतः परसों एक बार फिर आपके साथ लाइव होंगे। समय वही लगभग 11-12 बजे के आसपास हम लोग रखेंगे, जिसकी पूर्व सूचना मैं आपको दे ही दूँगा, जैसे दे देता हूँ। जितेंद्र सिंह भाटी, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया है? देखना, रेखांकित करना, सुनना, जानना। रेखांकित करना, देखना, सुनना, जानना ये स्वाभाविक तौर पे होते हैं। रेखांकित करना कार्य का सूचक है। चलिए, पीरू भाटिया, स्वागत है आपका पीरू। मैं श्याम मीणा, वीर दिवाकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किशोर कुमार सालवी, किशोर भाई साहब आपका स्वागत है। किशोर भाई साहब तो हमारे मार्गदर्शक हैं, किशोर जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के लाइव सेशन के लिए। और हम लोग फिर एक बार इस पे बातचीत करेंगे। बाकी के जो प्रश्न मैं आज डालूंगा उसके ऊपर मैं जो लिंक आज डाल रहा हूँ उस लिंक से आपका पुस्तकें जरूर डाउनलोड कीजिए, और उन पुस्तकों को लेकर के अगर आपकी कोई संशय है, कुछ जानना हो, और पुनः जो हर बार दोहराता हूँ फिर वापस दोहरा रहा हूँ, नीचे से संप्रतियों को पकड़ने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्ट को नीचे से आप लीजिए, नीचे से तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, जब आप एक बढ़ते क्रम में आप चलेंगे, गणितीय संप्रतियों को नीचे से जानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका गणित का जो बिल्डअप जो होगा वो इतना मजबूत होगा कि आप किसी एग्जामिनेशन में आपको कम से कम गणित परेशान नहीं करने वाला है। ये मैं अपने संपूर्ण अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ बोल सकता हूँ। तो आज की वार्ता को यहाँ समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।